मैनपुरी की सीट चली गई तो समाजवादी पार्टी की बड़ी छीछा लेदर होगी। अखिलेश जी तो हमको खुद तलाक दे दिए तो कबूल कर लिए हैं। देखिए सच तो ये है कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। तो जब पत्नी चुनाव लड़ी हैं तब ऐसी ही छोड़ के बाहर घूम रहे हैं और अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं। मैं भी कहता हूँ और शिवपाल यादव जी भी कहे हैं, कौन ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री न बनना चाहता हो और प्रधानमंत्री। देखिए राहुल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राहुल जी बोलते हैं बहुत सही, उसका रिजल्ट बाद में आता है। 38 बार सोनिया जी से मिले थे और 32 बार राहुल जी से। कुत्ते की गिनती, बिल्ली की गिनती, गाय की गिनती हो सकती है तो पिछड़ी जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती है भाई। जिस शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, जब वो लेखपाल हुआ, कानूनगो हुआ, दरोगा हुआ, एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, डीएम हुआ, एसपी हुआ, तो कहाँ बैठ रहा है। राजनीति में बता देना नेता लोग वही से कहते हैं दुमुहिया सांप है। ओम प्रकाश राजभर भी दुमुहिया सांप है, ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कि मायावती से और ओम प्रकाश राजभर से फोन पे बातचीत हुई थी, कितनी सच्चाई इसमें है और क्या नाराजगी है मायावती? नहीं देखिए 100% सच्चाई है। घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे न जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जग सारा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त जो है यूपी तक में एक खास हमारे गेस्ट जुड़े हैं, जो कि उनके बारे में आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2022 था और उस दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बड़े बड़े झटके लग रहे थे। झटके इसलिए लग रहे थे क्योंकि उनके खास नेता जो है वो उथल पुथल कर रहे थे। अब उन्हीं उथल पुथल में सबसे खास और सबसे चर्चित जो नाम है वो ओम प्रकाश राजभर का था। आज हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल अब उपचुनाव से ही करेंगे। क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है उपचुनाव? मालिक जनता है, जनता को वोट देना है और चुनाव हमेशा बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का हुआ है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां समीकरण सत्ता के खिलाफ होता है, तो वही स्थिति बाई इलेक्शन में फंसा हुआ है। मैनपुरी में अगर हम बात करें खास तौर पर, आपकी इच्छा थी कि अखिलेश यादव जो है कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसी से बाहर नहीं निकलते। अब अखिलेश यादव तो बाहर है, चाचा भी साथ में है और साथ साथ भाभी भी ग्राउंड पर हैं और बाकायदा गांव-गांव जाकर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए क्योंकि उनकी पत्नी अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, इस नाते गांव-गांव जा रहे हैं। जब उनका चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लड़ रहा था तब तो हुआ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। अभी मैनपुरी के साथ साथ चुनाव हो रहा है खतौली और रामपुर, वहाँ नहीं जाएंगे, खतौली रामपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मैनपुरी की सीट चली गई तो समाजवादी पार्टी की बड़ी छीछा लेदर होगी। तो रीज़न ये है कि छीछा लेदर होने वाली है, रीज़न ये है कि भाभी चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, चुनाव तो उनकी पत्नी लड़ रही है, इस नाते लोग धरातल पे। पूरे प्रदेश की समाजवादी पार्टी इस समय मैनपुरी में है, जो हम वहाँ देख रहे हैं, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, विरासत बचाने के लिए, और साथ साथ अब डिम्पल यादव जी ही नहीं बल्कि दाव पूर्व मुख्यमंत्री का भी लगा हुआ है उस सीट पर। इस नाते पूरी ताकत लगी हुई है वहाँ। अच्छा, अब भाभी के अलावा अगर हम बात करें चाचा भतीजे की, मतलब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की, तो विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर थी जब शिवपाल सिंह यादव जो है वो बैठे हुए थे कुर्सी के उस पर, और उस दौरान बस में आप भी घुमा, रथ में आप भी घुमा करते थे। तो वो शिवपाल सिंह यादव और आज के शिवपाल सिंह यादव, कितना अंतर देख रहे हो? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो साथ में आए थे और आज जो है बिल्कुल ग्राउंड पर उतर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस है? आप मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बयान भी शिवपाल जी का मैंने सुना कि नेताजी की विरासत बचाने के लिए साथ आए हैं, और बड़ी चीज़ है कि साथ भी 22 में भी थे, 22 में भी कटुता थी, आज भी कटुता रही है। समाजवादी प्रगतिशील पार्टी का झंडा आज भी शिवपाल जी की गाड़ी में है ना, और प्रचार कर रहे हैं वो डिम्पल यादव जी का। तो क्या लग रहा है, पहले मतलब थोड़ा सा बैकफुट पे थे और आज फ्रंट होकर लड़ रहे हैं?
नहीं नहीं, उस समय उनकी उपयोगिता नहीं महसूस हुई अखिलेश जी को। 22 के चुनाव में उनको एक तरह से अहंकार हो गया था कि हमारी तो सरकार आ रही है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की कोशिश थी कि सब लोग मिल करके लड़ा जाए। तो उस समय शिवपाल जी की उपयोगिता नहीं समझ में आ रही थी। आज उनको समझ में आ रही है उपयोगिता उनकी, तो उनको उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मैदान में उतारा गया है। तो मतलब इसमें फायदा अखिलेश यादव का, नुकसान शिवपाल सिंह यादव का। 100% नुकसान है। ठीक है, हमारे सहयोगी यहाँ पर और हैं जो कि सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। रजत, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। राजभर जी, बड़ी चर्चा अखिलेश यादव और इनकी हो रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको लोग देखते हैं टीवी पे बयानों के साथ, आपके उन जो आप जातियाँ गिना देते हैं, लेकिन इनके इधर ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक कहानी है। बनारस में लोग कहते हैं कि कभी सब्जी भी बेची आपने, कभी ऑटो रिक्शा भी चलाया। इस पहलू से जनता थोड़ी, मतलब पूर्वांचल की जनता तो जानती है, लेकिन वो पूरा उत्तर प्रदेश या कहें तो क्या कहानी है ओम प्रकाश राजभर की, कैसे जिला पंचायत के चुनाव से लेकर आज वो मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, शिक्षा पीरियड में ही एक घटना घटी हमारे साथ। ट्रेन छूट गई हम लोगों की, मैं और एक हमारा मित्र था, दोनों डेली ट्रेन से आते जाते थे। ट्रेन छूट गई तो जो हमारा साथी था उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में, तो वो गाड़ी से आते जाते थे। तो हमने उससे कहा कि यार अब कैसे चला जाए, तो कहा चलो पिताजी की छुट्टी होगी तो उनके साथ चलेंगे। तो हुआ कि चलो, तो संजोग से उसी दिन रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में मान्यवर कांसीराम जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, कैडर कैंप था। तो वो कहे कि चलो मीटिंग खत्म होगी तो चलेंगे, तो हम लोग भी वहाँ चले गए। तो जब मान्यवर कांसीराम जी के विचार को हम लोगों ने सुना शिक्षा पीरियड में, तो बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचार शिक्षा के सवाल पे बताया, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार को बताया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को बताया, तो वो चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिर कार्यक्रम ख़त्म हुआ, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे आ गए, फिर सुबह ट्रेन पकड़े स्कूल गए। फिर इसी तरह की दोबारा घटना घट गई। फिर मान्यवर कांसीराम जी का संजोग से फिर कार्यक्रम रेलवे प्रेक्षागृह में था। फिर हम लोग गए तो वहाँ जब हम लोगों ने फिर देखा तो हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि यार इस नेता से मिला जाए। उस समय हम लोग बहुत दूर थे, लड़कपन था। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा कि मान्यवर कांसीराम जी से हम लोग मिल सकते हैं, तो कहाँ कार्यक्रम अभी मिलवाते हैं। ख़त्म हुआ तो मुलाकात हुई, पूछा उन्होंने क्या करते हो, हम लोगों ने बताया कि पढ़ते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मेहनत से पढ़ो, लेकिन जब जिसको एक कहावत हो कि साइलेंसर का धुआं जिसको लग जाए ना तो वो जो है नहीं मानता। फिर हम लोग गहराई में वहाँ जाने लगे, घर की चोरी फिर हम लोग मीटिंग में जाने लगे। मतलब स्कूल बंक करके? नहीं, स्कूल नहीं बनता। जैसे छुट्टी होती थी या 4 बजे के बाद कहीं मीटिंग होती थी, तो घर के माँ बाप के चोरी, परिवार के चोरी हम लोग राजनीति में जाने लगे। तो जाने के बाद तो बहुत सी चीज़ें मिलने लगी, एक ऊँच चढ़ा। फिर हम लोग शिक्षा पीरियड में भी मीटिंग का आना जाना लगा रहा। उसी बीच भाई एक मकान में हम लोग, दलान था, देहात में कच्चा मकान पहले था, तो खपड़े वाला? हाँ, खपड़ेल का था। तो वो बरसात हो रही थी, गिर गया, तो उसी में हम चारों भाई दब गए थे। तो जो तीसरे नंबर का था उसको काफ़ी चोट लग गई थी, तो उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए तो कुछ समय के बाद तो BHU में हम लोग उसको एडमिट कराए। तो अकेले पिताजी कमाने वाले और परिवार, तो उस समय माली हालत बहुत ठीक नहीं थी। तो फिर दिक्कत होने लगी, तो मैं बनारस में टेम्पू चलाने लगा। रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने चले जाते थे। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ से भाई डिस्चार्ज हुआ, फिर आए तो हम लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो फिर हमने तय किया कि चलो कमर्शियल खेती किया जाए। तो हम लोगों ने सब्जी खेती फान दिया कि परिवार की भी स्थिति ठीक रहे, भाई की इलाज भी होता रहे, हम लोगों को फीस का भी जुगाड़ होता रहे। तो हम लोग सब्जी की खेती किए, अच्छी खेती किए, और बनारस कमिश्नरी में हम लोग टॉप आए, चाहे आलू के मामले में, चाहे सलगम के मामले में, चाहे टमाटर की खेती के मामले में, चाहे प्याज के खेती के मामले में। खेती भी हम 1 नंबर किए। अच्छा, राजनीति भी 1 नंबर, खेती भी 1 नंबर? खेती भी 1 नंबर किए। फिर उसके बाद एक भाई की सर्विस लग गई ECL में,
ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, वो वहाँ चला गया तो खेती बंद कर दिए, तब कमर्शियल, तो धान और गेहूँ खेती होने लगी। फिर उसी बीच हमने एक जीप खरीदी, तो जीप खरीदी कि चलो जीप रोड पर चलाया जाएगा, तब स्कूल छोड़ दिए थे तब तक। तो जीप खरीदी तो संजोग से उसी समय पंचायत चुनाव 1995 में पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत एक्ट लागू हुआ, तो चुनाव पहला चुनाव था। तो बहुजन समाज पार्टी ने तय किया कि भाई ये महिला सीट है तो ये आपके इलाके का आप लड़ाओ। तो हमने दबाव किया कि नहीं आप अपने घर से लड़ाओ, तो पत्नी को लड़ा दिया, चुनाव जीत गई। अब उसके बाद जीप जब चला ले लिए थे, जीप रोड पर लेके हम खुद चलाते थे, कंडक्टर रखे थे, और दिन भर जितना कमाते थे उधर से चलते थे, उधर थे सवारी, भैया नेताजी ऑटो ले लाए पैसों कह रहे हो ले बा। अब स्थिति हुई कि 2 महीने के बाद मैं खुद ड्राइविंग छोड़ दिया, फिर एक ड्राइवर रख दिया, तो वो दिन भर चला के आता था, तो सब सवेरे जब जाता रहा तो कहा साहब तेले के पैसा दे दीजिए। तो हमने कहा क्यों? कहा साहब कोई किराए नहीं देता, हमको बेची दो जीप ही है तो जीप भी राजनीति ने जीप बिचवा दी। हाँ नहीं, राजनीति ने नहीं, जनता के भावना लगाव इतना था लोगों से कि नेता को वोट भी दिए, नेता जो है हम लोगों की मदद करते हैं हर तरह से, तो फिर किराया किस बात का। और थोड़ी दूरी थी, 13 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर कोई के जाना, कोई के बाजार जाना था, तो अब 2 रुपया 5 रुपया किराया, तो हमने कहा जीप बेच दो। तो जीप बेच करके तब फिर हम एकदम राजनीति में कूद पड़े। अच्छा, आपने कहा बसपा के साथ शुरुआत हुई, आप ये भी कहते हैं कि मायावती के साथ दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन पहली नाराजगी भी मायावती से आपकी हुई। क्यों आप मायावती से इतने नाराज रहे, और अब क्या बातचीत होती है? लोग ये कहते हैं, लखनऊ के लोग ये कहते हैं कि मायावती से और ओम प्रकाश राजभर से फोन पे बातचीत हुई थी। कितनी सच्चाई इसमें है, और क्या नाराजगी है मायावती नहीं से? देखिए 100% सच्चाई है। और ये अभी बाई इलेक्शन जो आजमगढ़ का था और रामपुर का, उस संबंध में हमने बात की थी, मिलने की कोशिश की, तो उनके यहाँ वो हैं मेवालाल अब जो, तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखो मिलने पर बड़ी हलचल हो जाएगी, टेलीफोन से बात हो जाए। तो टेलीफोन पर बात हमारी उनकी हुई थी। तो हमारा मकसद था कि लोकसभा बाई इलेक्शन मिल के लड़ा जाए और आजमगढ़ जीत के दिखा दें। हमको घमंड था, हम जितवा देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य था, बातचीत हुई सब कुछ, तो मायावती जी ने कहा कि तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, अब जो डिसीजन तुम्हें लेना हो ले लेना, बाद में देखा जाएगा। हम कहे नहीं, मिल के बैठ कर लीजिए, आगे तक की भविष्य की बात 24 के चुनाव तक की बात तय हो जाए। तो नहीं मिली, तो फिर हम साइलेंट हो गए। अभी कोई चर्चा नहीं है? नहीं, अभी तो देखिए हम शुद्ध रूप से अभी 1 महीने हमने सावधान रथ यात्रा निकाली, और उत्तर प्रदेश के लगभग 42 सभा, हम 42 जिले में मैं खुद गया था। अरविंद और अरुण, बल्ली चौधरी, हमारे तमाम नेता कार्यक्रम को किए, करते करते हम लोग 1 महीने तक चले गए। फिर पटना गांधी मैदान, जब गांधी मैदान का नाम आया तो लोग बहुत घबराए कि यूपी का नेता बिहार में, और गांधी मैदान की कैपेसिटी 5 लाख, कोई हिम्मत नहीं करता, 2 ही बार वो भरा है मैदान। तो वहाँ कार्यक्रम किए, उसके बाद हम लोग खाली हुए। तो हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं जनता के बीच में। और चुनाव देखिए गठबंधन 4 महीना 5 महीना पहले होते हैं, और सच्चाई है कि देश में कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दम पर चाहे स्टेट जीत ले और चाहे देश जीत ले। सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी बात मैं कह रहा हूँ, 50 दलों को मिला करके देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की भी कुवत नहीं अकेले, तो ओम प्रकाश राजभर का कौन कुवत है, वो अकेले सरकार बनाओ क्या? अच्छा, आप चर्चा कर रहे हैं पार्टियों की, आपके एक पुराने सहयोगी हैं। कहा यह जाता है कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को खोजने वाले, ढूंढने वाले, जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो कांग्रेस के थे। आप सिद्दीकी जी का नाम भी, सलमान खुर्शीद का आप नाम भी लेते हैं। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनसे भी बातचीत बन सकती है ओम प्रकाश राजभर की? और दूसरा सवाल ये भी है इसमें कि आप राहुल गांधी को, क्योंकि आप अखिलेश को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, आप जयंत को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, योगी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी राहुल गांधी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते आप? देखिए राहुल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राहुल जी बोलते हैं बहुत सही, उसका रिजल्ट बाद में आता है। दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत नहीं। देखिए कोरोना पर उन्होंने पहले आगाह किया था, लेकिन सरकार ने नहीं मानी, जिसकी सजा पूरा देश भोगा है ना। उन्होंने सही बात कही थी, जितनी बात उन्होंने बोली है अब तक वो बात सामने आती गई। आज वो
भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सही कदम है। हम कह रहे हैं कि जो देश में नफरत की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद, ये तोड़ने की सब बात होती है। अभी कल मुझे बड़ा आनंद आया कि जो बीजेपी मुसलमान का नाम आने पर जैसे मुंह में इमली डाल दीजिए तो खट्टा मन बिगड़ जाता है। और कल मैंने देखा कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि दोनों का डीएनए एक है। कल का जो हमने देखा था, तो खैर वो अपनी बात है उनका भाई। तो ये चीज़ें जो नफरत की राजनीति हो रही है, देखिए देश में नहीं, क्या ये आप बात जो कह रहे हैं राहुल गांधी की, तो क्या संभावना है कि ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं उधर भी 2024 में? देखिए सही बात तो ये है कि यूपी में अभी जो कल्चर है वोटर का वो वोटर का कल्चर इस समय बीजेपी, बसपा, सपा के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसी में हम भी टिमटिमा रहे हैं। हम भी टिमटिमा रहे हैं, जयंत भी टिमटिमा रहे हैं, जो अपना अपना इलाका जो पकड़े वो टिमटिमा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कांग्रेस ने थोड़ी भूल की है। देखिए हम 2012 में नहीं 7 में मैं राहुल जी को भी समझाया था, सोनिया जी के भी। हम 11 महीना उस दरबार में आए गए, 38 बार सोनिया जी से मिले थे और 32 बार राहुल जी से बातचीत। इन्हीं सब चीज़ों को हम उसमें यही समझा रहे थे कि देखिए आने वाला जो है माहौल वो गठबंधन की राजनीति होने जा रही है, गठजोड़ से सरकारें बनेगी। अब उनको था कि नहीं कांग्रेस के नाम पर लोग वोट देते हैं, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब लोग कांग्रेस के नाम पर वोट देते थे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है। अब गठबंधन किसके पास कितना वोट है, किस नेता को पकड़ा जाए कि वो वोट हमारे पास आवे, वो चीज़ कांग्रेस अभी नहीं कर पा रही है यूपी में। इस नाते अभी हमारे हिसाब से तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो एक सवाल ये भी है, आरोप भी लगता है आपके ऊपर कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं ओम प्रकाश राजभर, किसी के हुए नहीं ना। तो पहले मायावती ने उनको नेतागिरी सिखाई, मायावती को छोड़ दिया। सोनीलाल पटेल के साथ गए, उनको भी छोड़ दिया है। फिर पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गए, सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोला, बीजेपी छोड़ दी। अखिलेश यादव के साथ गए, फिर अखिलेश यादव को ही एसी से बाहर निकालने लगे, उनको भी छोड़ दिया। तो क्या है असली महत्वाकांक्षा, क्या है राजभर जी की? और जो आरोप लगता है कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लोग तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, देखिए अखिलेश यादव समझौता करेंगे, मुलायम सिंह समझौता करेंगे अगर कांग्रेस से, तो कोई नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी से समझौता आरजेडी रालोद से होगा तो कोई नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी का समझौता बहुजन समाज पार्टी से होगा तो कोई नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी का 89 में गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो कोई नहीं बोलेगा। बहुजन समाज पार्टी से समझौता भाजपा से होगा तो कोई नहीं बोलेगा। बहुजन समाज पार्टी का समझौता कांग्रेस से होगा तो कोई नहीं बोलेगा। बहुजन समाज पार्टी का समझौता समाजवादी पार्टी से होगा तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर समझौता कर लिए भाजपा से, समझौता कर लिए सपा से, तो हम सच बोलते हैं। हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। आज देश में ज़रूरत है एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की। दुनिया के कई देशों में शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है। स्वर्गीय अटल जी कहा करते थे कि अगर गरीब कमजोर वंचित को देना है फ्री तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो, इनको न्याय फ्री दो। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे। आज जरूरत है, बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी आज एक सभी सर्वदलीय, हम तो कहते सभी दलों की बात, इस पे बैठ के चर्चा होनी चाहिए कि आज ये बेरोजगारी कैसे कम हो। हम तो खुलेआम कहते हैं कि जो तकनीकी शिक्षा है ये कक्षा 4 से अनिवार्य कर दो। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, ये इस तरह के 100 विषय बना दो। कक्षा 4 से एक विषय अनिवार्य कर दो। नहीं नौकरी पाएगा, नहीं कहीं जाएगा रोजगार करने, हाथ में हुनर होगा। 4 साल, 6 साल, 8 साल अगर वो पढ़ के निकलेगा, हाथ में हुनर होगा, तो कहीं भी अपना जीविका चला के 100-200 कमा के परिवार चला सकता है। मेरा अपना मानना है। तो इस पे डिस्कस होना चाहिए। आज महंगाई के सवाल पे, जो मोटरसाइकिल 8 साल पहले हम 40,000 खरीदते थे, आज 1 लाख को हो गई है ना। जो अरहर की दाल कांग्रेस की सरकार, अब कांग्रेस का हम तारीफ करेंगे तो कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में जो दाल 50 रुपया किलो थी, 45 रुपया किलो थी, आज 160 में है। महंगाई कैसे कंट्रोल हो, आम आदमी कैसे खुशहाल हो, इस पे चिंतन मंथन नहीं है। आज
कुत्ते की गिनती, बिल्ली की गिनती, गाय की गिनती हो सकती है, तो पिछड़ी जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती है भाई? ये मुद्दे चर्चा होना चाहिए डिबेट पे। आज दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए। आप जाइए हॉस्पिटल के सामने, आज उठा के देखिए, पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ, कोई, हम तो चैलेंज देते हैं किसी को भी, डॉक्टर की कमी है, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की कमी है, नर्स की कमी है, ये कैसे भरपाई हो? इस पे बैठ के नेताओं को चिंतन करनी चाहिए कि हम कौन सा ऐसा कानून ले आवें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ करके डॉक्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ करके वार्ड बॉय हों, ताकि हम वहाँ इलाज कर सकें। इस पे कोई नहीं, बस खाली बैठ करके कैबिनेट में कानून बना देना कि जो पढ़ के आएगा उसको 5 साल यहाँ रहना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो उसको हम फांसी दे दें। कैसे फांसी दे दोगे भैया तुम? तो ये सब सारी चीज़ें जो मूल चीज़ें हैं उस पे आज, जैसे आप ओम प्रकाश राजभर को पूरे देश को दिखाएंगे, ओम प्रकाश राजभर को दिखा करके आपने पूरा चर्चा कर दिया, लेकिन कभी कोई नेता जब सत्ता में रहता है तो ये नहीं सोचता है कि पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए कि नहीं। आपकी भी समस्या है ना। ये हमारे फोटोग्राफर हैं, फोटो खींचते खींचते पता लगा कि पीछे जाकर खाई में गिर गए, चोट लग गई, दुर्घटना बीमा होना चाहिए ना। इस पे कोई नेता तो नहीं बोलता है। ये चीज़ें जो वास्तविक चीज़ें हैं, मेरा कहना है जो मूल चीज़ें हैं उससे लोग भटक गए हैं नेता लोग। नेताओं का सिर्फ यही है कि कैसे वोट मिले, हम कैसे सत्ता में जाएं, बस। अब ओम प्रकाश राजभर का ना, देखिए जो आपका सवाल रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, ऐसा नहीं। देखिए हम भाजपा के साथ गए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी, हम उसको लागू करने के लिए गए थे। 2 बार पंचायत हुई, पहली बार देश की राजनीति में यूपी में वर्तमान गृह मंत्री उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री से आकर के कैबिनेट मंत्री के बीच पंचायत 2 बार कराया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्यों पंचायत हुई भाई? हमसे आपसे कमेंट हुआ कि आप 10 बजे यहाँ हाजिर होइए, मैं आपके गेट पर 10 बजे खड़ा हो गया। हम उस मिजाज के हैं कि आपने मुझसे कहा तो क्यों नहीं किया? नहीं किया, छोड़ दिया। हमने तो पढ़ा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जब वंचितों के हक के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो हमने क्या बुरा किया? हम भी तो अच्छा किए, इस्तीफा दे के चले गए। कम से कम हमारा वोटर तो ये नहीं कह सकता कि अभी लोभी है, लालची है मंत्री पद का। इस नाते हमको, जहाँ तक सवाल आपका है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो आपको को अगर बनावल जाए तो नहीं बनेंगे। तो हमारे साथ मौलिक मौजूद है। मौलिक भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। असल में मौलिक श्रीवास्तव जो है ना, वो बेसब्री से आपका इंतज़ार तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे गंभीर सवाल, मतलब वो बात कर रहे थे जिन्हें मुझे लगता है कि एक बार आप पूछे और जवाब क्या मिलता है ये भी रोचक होगा। जी गौरव, पहले तो आपने बोला आपको मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है या इच्छा है या बनना चाहते हैं? कौन ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री न बनना चाहता हो, और प्रधानमंत्री? पर आपकी भूमिका तो हमेशा किंग मेकर वाली रही है, किंग बनने का तो कभी लगा नहीं आपकी। देश की सियासत को मैंने पढ़ा है, झारखंड में एक एमएलए मुख्यमंत्री बन गया। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वो टाइम आएगा तो अपने आप जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। तो उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आप? क्या ये टाइम 2024 में कुछ उम्मीद है आपको, या फिर उसके आगे यूपी विधानसभा में कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, 24 तो देखिए, 24 तो लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा में चुनाव है, हाँ, इतना देश के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी दिल्ली में हाजिरी लगाएगी, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी की जब भी नाम आता है तो ये चटक पीला रंग एक हमेशा दिखता है, तो इसके पीछे कोई कहानी या कोई किस्सा? नहीं है। देखिए, जब शादी होती है तब पियरी चढ़ती है, और सोने की जो है नथुनी या नथिया का कहते हैं वो चढ़ता है। ये जब बसंत ऋतु आती है तो आप चलिए गांव देहात में तो पूरा सिवान पीला हो जाता है। और तीसरी बात कि देश के जितने भी भगवान हुए, राजा हुए, सबके वस्त्र पीला रहे हैं, पीताम्बर रहे हैं। इस नाते हमने भी पीला बनाया कि कोई उंगली ना उठावे, पूछे तो बता दें कि विष्णु भगवान को देखिए, शंकर भगवान को देखिए, भगवान राम, किसी भगवान को देखिए, या किसी शादी में चले जाइए। यहाँ तक कि हमने जब पार्टी बनाया उसके कुछ दिन के बाद प्राइवेट गाड़ियों के नंबर प्लेट पीले करना पड़ा। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि अब मुख्यमंत्री से आपकी अनबन है कि अब सब
अनबन दूर हो गई, जो डीएम साहब को लेके एक अनबन शुरू हुई थी एक बहुत पहले, जिसकी वजह से आपको दिल्ली भी आना पड़ा, उस अनबन शुरू हुई थी, उस किस्से से जो अनबन शुरू हुई थी, वो अनबन अब ख़त्म हो गई है, ऑल इज़ गुड है, या अभी भी अनबन है आपके और उनके बीच में? समस्या आएगी तो अनबन चालू हो जाएगा। अभी है कि नहीं है? नहीं, अभी तो वो तो खत्म, वहाँ से हट गए, वो कहाँ जाके चार्ज लिए। और तो अब बात होती है आपकी उनसे? हमारी बात तो सबसे होती है। तो क्या बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं? देखिए, ये तो भ्रांति है। समाजवादी पार्टी 89 में माननीय स्वर्गीय कह लीजिए मुलायम सिंह यादव जी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाए, मायावती जी बीजेपी के समर्थन से सरकार में। एक नेता का नाम बताइए जो बीजेपी में न गए हों। नहीं, पर आप जाएंगे बीजेपी में अखिलेश जी को छोड़ के अब? अखिलेश जी तो हमको खुद तलाक दे दिए तो कबूल कर लिए हैं। मान लिया आपने? भाई कबूल कर लिए तो खत्म हो गया खेल। अच्छा, तो अमित शाह जी से उसके बाद अभी कुछ हाल ही में कोई बात हुई आपकी, कुछ 24 को लेके या किसी और चुनाव को लेके? नहीं, अभी देखिए हम अपना पूरा ध्यान फोकस, 1 महीने हम चलाए सावधान रथ यात्रा, उसको हम लोग पहुंचा दिए पटना तक। अब इधर जो है हम लोग ग्रास रूट पे संगठन बूथ स्तर की कमेटी बनाने में लगे हुए हैं। हमारा 18 तारीख से, इसी 18 से शुरू होने जा रहा है महिला हक अधिकार महारैली। हम और आप महिलाओं को घर में रखते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। 50% आबादी है, तो राजनीति में भी जिस तरह निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, उसी तरह महिलाओं को 50% आरक्षण राजनीति में भी, विधानसभा और लोकसभा में मिलना चाहिए। तभी वो जाकर के वहाँ 50% उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, 50% उनको सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में 50% उनको छूट मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर के उनके बीच में हम लोग हाला अनवरत हम काम करते रहते हैं। लेकिन इस बार हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में, हम इसी 18 तारीख को आजमगढ़ मंडल में हैं, 27 तारीख को 27 को फैजाबाद मंडल में, 8 जनवरी को बस्ती मंडल में है। अच्छा, तो जब बीजेपी की बात आती है, योगी जी की बात आती है, तो राम मंदिर का भी एक नाम मुद्दा आता है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर राम मंदिर जाएंगे? घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। तो क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतलब हम तो कहीं पे नहीं किए भैया, ना जाएंगे। हम तो देखिए, हम सबसे बड़ी बात, हम माता पिता को भगवान मानते हैं। वही हमको पैदा किए हैं, वही हमको कपड़ा पहनने सिखाया, चलने सिखाया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया। हम उन्हीं की सेवा करते हैं, हम उनको अपने साथ लिए रहते हैं, माता पिता को। तो मतलब ओम प्रकाश राजभर राम मंदिर नहीं जाएंगे? मंदिर से कोनो की अथवा घृणा थोड़ो हम हैं। जाएंगे ना? हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हमको कोई नहीं। अच्छा, आपके 2 बयान बहुत चर्चा में, एक तो जिन्ना को लेके आपका बयान था, तो क्या जिन्ना को लेके आपका बयान था, जिन्ना को अगर पहला प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता, तो क्या जिन्ना पसंद है ओम प्रकाश राजभर को? नहीं, हमने ये जिन्ना पसंद, हमको जिन्ना भी पसंद हैं, सरदार पटेल भी पसंद हैं, हमको महात्मा गांधी भी पसंद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पसंद है, सब पसंद हैं सभी। और मोदी जी? और मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है? सब पसंद है। क्या खराबी है अच्छा मोदी जी में? आप बताइए। स्वस्थ हैं, ठीक है, कोई खराबी तो है नहीं। अच्छा, दूसरा बयान आपका था निरहुआ को लेके कि आप उनको नचनिया और 100% कह रहा क्या हूँ। बोला था आपने? मैंने कहा कि जो फिल्म में काम कर रहा हूँ, नाचने गाने वाले लोग तो क्या राजनीति में आ गए, तो जो सज्जन लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये तो एक प्रोफेशन है, तो कला है ना, तो उनको उसी कला में रहना चाहिए ना। ये कौन कला, राजनीति वाले कौन कला में आ गए? उनको जहाँ अच्छा लगता है। देखिए, जैसे कोई सिनेमा या वो ड्रामा पार्टी हो, अभी हम औरत का रोल करके निकले, धोती वोती पहन के, नतिया उतिया पूरा काजर वजर लगा के, और फिर उसके बाद जीन्स सब पैंट पहन के निकले, तो देश क्या कहेगा? कलाकार है और वो दोनों अलग अलग अलग। कलाकार उसी में शूट करता है, जो जहाँ है जिस लायक वहीं शूट करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया मौलिक, आपने मतलब नचनिया गवनिया सब जो है कर दिया। लेकिन यहाँ पे तमाम और लोग हैं जिनके मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे सवाल जो है आप ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए, ये अक्षय हैं। राजभर जी, लगातार आपको सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। अभी आपने 2 बयान अभी हमारे साक्षात्कार में दिए कि 4-4 क्लास से बच्चों को जो है लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, मोबाइल बनाना सिखाया जाता रहे। दूसरा आपका था कि स्वास्थ्य जो है वो फ्री मिलना चाहिए।
तो केंद्र सरकार की दो योजनाएं हैं, एक स्किल इंडिया है जिसमें वो दावा करते हैं कि हम स्किल्ड करते हैं बच्चों को, ऐसी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, उसमें मोची से लेके और जो है कंप्यूटर बनाने तक सब उसमें कोर्सेज हैं। और एक है आयुष्मान योजना। तो ये दोनों योजना जो हैं, क्योंकि आप घूमे भी हैं जन सावधान यात्रा में, पूरे आपने 1 महीने तक यात्रा की, तो इन दोनों योजनाओं की सच्चाई से आप कितना? देखिए, जो आयुष्मान कार्ड है, 60% लोगों की शिकायत आती है कि पैसे नहीं हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। 60%, 40% इलाज होते हैं, लेकिन 60% नहीं हो पा रहे हैं। तो वो योजना तो कागज पे बनी, लेकिन जो वास्तव में अस्पताल में जूझ रहा है, जो गरीब कमजोर है, उसको पता नहीं कि आयुष्मान कार्ड कहाँ बनता है, कौन बनाता है। इस नाते वो लाभ कैसे ले पाएगा? इस नाते हमारा कि जनरल कर दिया जाए, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, जब हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज करा रहे हैं तो फिर जनरल करने में क्या दिक्कत है? इलाज वो करावे, सरकार उसका वहन करे। दूसरा सवाल आपने स्किल इंडिया का किया। आप बता दीजिए कि जरा सर्वे करा लीजिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश, देश को छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे पारंगत हुए उसमें पढ़ने वाले क्या है? मैं मिनिस्टर था, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उसमें एक स्कीम चलती थी O लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग। जब मैं चार्ज लिया तो मैंने 3 साल का टेस्ट वो परीक्षण किया, 3 साल में 200 भी बच्चे नहीं पास हो पाए थे। खरबों रुपया खत्म हो गया उस योजना को चलाने में। तो कमी कमजोरी रही ना। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने स्कीम चलाई कि सब ऑनलाइन करो, फर्जी नहीं होगा। अगर जिसके पास ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ कंप्यूटर है, मास्टर है, ट्रेनर है, तब तो वो लेगा, उसको सेंटर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और बच्चों की जो नियुक्ति होगी वो ऑनलाइन कराओ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन कराओ। पहले साल ही हमने 64,000 बच्चों का कराया। तो मैंने टेस्ट लिया, उससे हमने सीखा कि ये चीज़ें हम लोगों को, जो ये चीज़ें हैं ये जनरल होनी चाहिए। अगर 4 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, कक्षा 4 से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, BA तक, MA तक, जिस बच्चे को ये चीज़ें बताई जाए, सिखाई जाए, तो निश्चित है कि वो गुण उसमें आ जाएगा। आपने खराबी तो इन दोनों योजनाओं की बता दी, तो क्या केंद्र सरकार की ये दोनों योजनाएं बेकार हैं? मतलब देखिए, योजना कोई बनती है, उसका क्रियान्वयन धरातल पे, जब तक उसका धरातल पे परीक्षण करके हमने तो बना दिया। जैसे ये कैमरा बना, आपका ये माइक बनी, तो माइक की क्वालिटी क्या है, इसका रिस्पांस क्या है, कितने दिन ये चलता है, इससे लाभ क्या क्या हुए, इस पे रिसर्च हुआ? नहीं हुआ। तो धरातल पे इन सब चीज़ों की चर्चा जब तक करके नहीं आदमी जाएगा। आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल, यहीं गाजियाबाद चलिए सरकारी हॉस्पिटल में, आपको दिखा दूं, बाहर कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मरीज मिलेंगे जो आयुष्मान कार्ड लेकर टहल रहे होंगे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। एक और बात आपने अभी कही है, उसमें भी आपसे वादा ले लेना चाहते हैं यूपी तक पे। आपने कहा कि हम अगले महीने से महिला हक अधिकार रैली शुरू करेंगे 50% आरक्षण के लिए। तो क्या ये आपने तय कर लिया है कि आगामी चुनाव जो भी आप अपनी पार्टी से लड़ाएंगे, वो गठबंधन में लड़ाएं या कैसे भी लड़ाएं, क्या आप 50% टिकट अपनी पार्टी से महिलाओं को देंगे? देखिए, हमारी कोशिश शुरू से रही है। हमको बीजेपी से भी 8 सीटें मिली थी, 4 हमको लड़ाना था, 4 उनके सिंबल से। 4 में हमने 2 महिलाओं को दिया था, हमने करके दिखाया था। और हमारी कोशिश ये हो रही है कि पार्टियां अगर न भी चाहें, हम भी न चाहें, तब भी अगर चुनाव आयोग बाउंडेशन कर दे, जैसे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को नहीं, ये सीट महिला है तो अब उसमें तो पुरुष नहीं लड़ सकता है, ये बाध्यता चुनाव आयोग कर दे, ताकि चाह के भी कोई पार्टी कदम पीछे न हटा सके। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप ये आज तय कर दें कि शुरुआत आपकी तरफ से हो रही है 50% की। देखिए, हम तो लड़ रहे हैं ना, हम तो लड़ ही रहे, उसी लिए आते। वो तय करना चुनाव आयोग का है, हम नहीं फिक्स कर सकते, हम नहीं फिक्स कर सकते। व्यवस्था देना चुनाव आयोग का है, वो अलग एक संस्था है, उसको करना है। वो कर दे, 50 कर दे, हम 50 दे देंगे, हम तो कह ही रहे हैं उसके लिए। मेरा एक आखिरी सवाल, जयंत और अखिलेश की जोड़ी को क्या मानते हैं कि लंबी चल पाएगी या उसमें भी आपकी तरह तलाक हो जाएगा? अब देखिए भैया, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं ना, भविष्यवाणी किसी का जानते हैं। लेकिन साथ में उठे बैठे देखे तो होंगे ना। अब इस देश में पहले देश के लिए, समाज के लिए विचारों की लड़ाई होती थी, लेकिन अब सत्ता के लिए अवसरवादिता है।
जिसको जहाँ अवसर मिल गया वो उधर चला गया, कोई रोक नहीं सकता। अवसरवादिता की राजनीति हो गई है। चलिए, अब हमारे साथी जो है सहयोगी सांची भी हैं और यहाँ सांची भी कुछ सवाल। अच्छा, बहुत सारी बातें राजभर जी आपने की, बहुत देर से मैं आपको सुन रही थी। आपने पीले रंग पर बात कही। वैसे तो पार्टी में पीले रंग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि भगवान विष्णु का रंग है, भगवान राम का रंग है, भगवान इस रंग को धारण करते हैं, लेकिन भगवान से आपकी दुश्मनी ऐसा लगता है क्या? मतलब जब पूछा जाता है कि धर्म क्या है तो आप कहते हैं हिंदू तो मैं नहीं हूँ। किस धर्म से हैं राजभर? हम पहले इंसान हैं, तब उसके बाद हिंदू मुसलमान हैं। चलिए, तो इसके अलावा जिस तरीके से आप कहते हैं कि बंटवारा हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, हालात ख़राब हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सरकार में मंत्री रहते हुए सरकार का कामकाज बहुत करीब से देखा है, और अभी भी मैं जब सुन रही थी तो आप ये बता रहे हैं कि अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। आपने सरकार में रहते हुए कब देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किन किन विषयों पर अपनी मर्जी चलाई है और सिर्फ निजी हित या फिर पार्टी के हितों को साधने की कोशिश? कैसे कुछ विषय आपके सामने आए हो जिसमें आपने ऐसा देखा हो बीजेपी ऐसा कर रही है? पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश में लगभग 900 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने खोला। पैसा कहाँ से आया आप जानते हैं? बस मैं दिखा दूं आपको फोटो हर जिले का कार्यालय का। हर जिले में कार्यालय खुला हुआ है, ये कोई नई बात हम थोड़ा बता रहे हैं। और दूसरी बात, ये पार्टी फंड से नहीं उन्होंने बनाया है। पार्टी फंड आ गया, इसके पहले क्यों नहीं? बता राजभर सत्ता में जब पार्टी नहीं थी तो उसके पहले पार्टी फंड क्यों नहीं आ गया? पार्टी फंड सत्ता के पहले बनना चाहिए था ना, और ये खाली सत्ता में आते ही पार्टी फंड हो गया है कि कार्यालय खुल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है किस तरीके से पैसा आता है, कैसे काम करती है बीजेपी इस लिहाज से? बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, देखिए, जो बड़े बड़े धना सेठ लोग हैं ना, वो जैसे ब्लैक मनी नहीं, मोदी जी कहते थे कि ब्लैक मनी ले आएंगे, तो ब्लैक मनी लाके अपने पास रख लिया, आप पे कह रहे हैं? वो कभी आ पाएगा? वैसा है ना कि 135 करोड़ में लगभग 132 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है। आप ये जो बोल रहे हैं, आपको पता है बीजेपी का रास्ता तो आपके लिए लगभग बंद हो गया इसके बाद। मतलब आप अगर कोशिश करेंगे कि चलिए देख लेते हैं तो नई बात बनेगी कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले रहते हैं। वो तो सब जानते हैं कि ओपी राजभर के लिए सबके दरवाजे खुले हैं। लेकिन इसके अलावा चलिए, आपने पिछड़ों का बहुत की बात की और बहुत जिक्र किया, शिक्षा, स्वास्थ्य। ओपी राजभर ने कितने अस्पताल बना दिए, स्कूल बनवा दिए? गिनती बता दीजिए, जगह भी बता दीजिए, यूपी तक की टीम पहुंच जाएगी। सरकार में हूँ नहीं तो कहाँ से बनवा? सब मंत्री थे आप, और पिछड़ों के लिए आपकी आवाज सुन लीजिए। बताइए। मंत्री रहते हुए मैं दिव्यांग और पिछड़ा मेरे पास विभाग था, वो काम किया हूँ जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। पहला काम किया, 10,000 रुपया मूक बहिर बच्चों को ऑपरेशन के लिए मिलता था, उसको 10,000 से बढ़ा करके 6.5 लाख रुपया किया। और पहली बार 272 बच्चों का ऑपरेशन कराया। माँ बाप सहित बच्चे आए मिठाई लेके हमको देने के लिए, हमने कहा बच्चे को मिठाई खाओ, लेके चले जाओ। 272 बच्चों को सुनने लायक बना दिया। दूसरी बार कराया ऑपरेशन 363 लोगों का, 363 सफल ऑपरेशन हुआ। ये तो बीजेपी भी करती है, विकलांगों को साइकिल दे रही है। हमारे हटने के बाद एक ऑपरेशन हुआ हो? एक ऑपरेशन किसी बच्चे का हुआ बता दीजिए। और दूसरा, मैं सत्ता में था, 300 रुपया जे करे न आँख बा, नाक बा, गोड़ बा, नकुला नहीं बा, ओके 300, और जे करे आँख बा, नकुला बा, गोड़ बा, मुँह बा, ओके 500। इस व्यवस्था को खत्म करके कि नहीं, अगर 500 उसको तो 500 दिव्यांग को भी दो। अगर सामान्य को दे रहे हो, सबको दे रहे हो 500 पेंशन, तो इसको भी 500 दो। और ये मतलब पिछड़ों को ऐसे पैसों से क्यों तोला जाता है? इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। अधिकार की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, क्योंकि पिछड़ों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप आरक्षण दे देंगे, आप पैसा दे देंगे, लेकिन सम्मान कहाँ से दिलाएंगे? वो लोग तरस रहे हैं सम्मान के लिए। आपको लगता है कि आज सम्मानित महसूस करता है पिछड़ा वर्ग? आपका सवाल बहुत सही है। जिस शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, जब वो लेखपाल हुआ, कानूनगो हुआ, दरोगा हुआ, एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, डीएम हुआ, एसपी हुआ, तो कहाँ बैठ रहा है? कहाँ बैठ रहा है? वही सम्मान मिला ना उसको। जहाँ अपमान था उसको सम्मान की तरफ गया ना। ये आरक्षण की देन है। आरक्षण अगर उसको बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो आज वो उस कुर्सी पर नहीं पहुंचा होता। चलिए, ये तो उनकी बात हो गई जो आरक्षण से वहां पहुंच गए, जो वहां नहीं पहुंचे हैं। और वहीं हो रही लड़ाई कि आर्थिक आधार, मैंने आज के 20 साल पहले कहा था कि आज रामविलास पासवान धरती पे नहीं है, या उनके बेटे हैं, उनको क्या आरक्षण की जरूरत है? मायावती को आरक्षण की क्या जरूरत है? जितने भी IAS RPS हैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के, उनको आरक्षण क्या जरूरत है?
वही आरक्षण लेंगे। उन्हीं की कम्युनिटी के जो गरीब कमजोर लोग हैं, उसका शीर्षक है कि गरीब को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अच्छा, लड़ाई किससे है? बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है या पिछड़ों के सम्मान के लिए या अधिकार के लिए आगे बढ़ने की लड़ाई होगी? नहीं, हमारी लड़ाई इस देश में जो वंचित हैं, 75 साल की आज़ादी में जिनके दरवाजे पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, सम्मान नहीं पहुंचा है, उनको आगे ला करके इन चीज़ों को दिलाना। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछ लूँ गौरव, अगर आप परमिशन दें तो तो मैं ये पूछना चाहती थी राजभर जी, मंदिर आप जाएंगे नहीं जाएंगे उसको लेकर सस्पेंस तो भी बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी से दोबारा मुलाकात करने का अवसर आएगा या फिर मुंह फेर लेंगे? आप कभी नहीं मुलाकात करेंगे, आज ये तय कर लेंगे? मुलाकात होती है तो क्या बातें होती हैं जब आप उनसे मिलते हैं? हमारे पास 6 विधायक हमारी पार्टी के, तो अपने विधायकों, अपने क्षेत्र की समस्या, विधायक दल का नेता हूँ, तो अपनी समस्या सुनते हैं योगी आदित्यनाथ, अच्छे सुनने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुनता है नेता, सुनाने वाला चाहिए। इसलिए आपको लगता है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच जाएंगे? नहीं, हमारा देखिए लक्ष्य तो हर नेता का होता है जो संघर्ष कर रहा है कि हमको भी कुर्सी मिले, लेकिन हमारा जो है, जो हम सबसे मिलते हैं, अगर जिससे भी काम है हम उससे मिलते रहते हैं। चलिए गौरव, अब आप संभाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साची, अच्छे सवाल थे। और बाकी अभी हमारे एक और सहयोगी हैं यहाँ पर, ये भी सवाल करना चाहेंगे आपसे। आयुष, तो भोजपुर में बात करें, हाँ बिल्कुल, रघुआ बोली। हाँ, तो हम कहते रहे कि का बीजेपी के बी पार्टी आपके सही से? देखी, जब तक कमजोर कोई रहला तो ओके BCD कहते हैं, जब वो ताकत में जाला ना तो ओके काहे के पीछे के रीजन है कि राष्ट्रपति मुर्मू को चुनाव का अमित शाह का फोन आ रहा है, तो बी टीम तो थी नहीं। देश के राजनीति में अगर आप देखिहन, देश के राजनीति में तब 22 के चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार आपके चैनल्स पे केकर भइल? भारतीय समाज पार्टी राजभर जी का पहल प्रचार भइल। तमाम हमसे बड़ी बड़ी पार्टी रहलीन। अब दूसर चीज़, राष्ट्रपति के चुनाव हमारे 6 MLA, और लोगों ने कोई के 100 थे, कोई के 50 थे, कोई के 20 थे। सबसे ज़्यादा चर्चा भारतीय समाज पार्टी के भइल, राजभर जी का भइल। अब लोकसभा का चुनाव आवत 24, सबसे ज़्यादा सबका निगाह की राजभर किधर। ठीक है, राजभर किधर, लेकिन का ईडी का खौफ सतावत बा राजभर के? नहीं, ईडी CBI, अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या क्या ईडी को इतनी लताड़ लगाई, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी CBI को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जियुआ तोता है, एक सरकार के इशारे पर काम करता है। दोनों सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। तो अब एक अगला सवाल, परिवारवाद का राजभर परिवारवाद के बढ़ावा देता है? अच्छा ये बताइए, जेकर शादी हो जाता, परिवार घर में होता है, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3, जिसको जो है, तो परिवार को नहीं बढ़ावा देते हैं। नहीं, कपड़ा, अरे राजनीति वो है परिवार, राजनीति भी एक परिवार है। राजनीति भी एक परिवार है, वो भी। आप ये कहना चाहते हैं कि हम परिवारवाद जो चल रहा है देश में, कांग्रेस से चल रहा है, भाजपा में नहीं है, भाजपा में चल रहा, बोल रहे हैं भाजपा में चल, कहाँ नहीं चल रहा है? तो क्या आप भी उसी खेमे में? देखिए, हमारी लड़ाई चाहे घर का, परिवार का हो, अगर वो पार्टी में 24 घंटा अपना समय दे रहा है तो क्या उसके हकदार नहीं है? वो आप ही की तरह इस कंपनी में भी आके काम कर सकता था, लेकिन आप कंपनी में काम न करके वहाँ अगर वो काम कर रहा है तो क्या उसको उसकी तनख्वाह नहीं चाहिए? उसकी भी तनख्वाह चाहिए ना। ये जो लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार, वो खुद परिवार के ग्रसित हैं। कोई देश का ऐसा नेता नहीं है जो परिवारवाद से ग्रसित न हो। तलाक पे आखिरी सवाल, तलाक पे अखिलेश यादव से तलाक, राजभर का बयान आता है राजभर जी का कि अखिलेश यादव से हमने तलाक ले लिया है, तो क्या मायावती के साथ जाने की पूरी तैयारी है? देखिए, राजनीति में वो तलाक दिए, हम कबूल किए, ठीक ना। राजनीति में मैं कह रहा हूं कि नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं। अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे, आप टीवी पे दिखा देंगे, तो उनको अगर थोड़ा सा खिलाफत हो गई तो कहेंगे कि ये तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। और राजनीति में अब देखिए, नीतीश जी कहते थे घर बैठ जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा,
मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, नहीं बतिया सुन लीजिए, नीतीश जी ने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से, लेकिन लालू की पार्टी से नहीं जाएंगे, सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मुसलमानों को साथ नहीं लेंगे, अलगाववादी हैं। आप बताइए कि पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, उससे समझौता करके सरकार चली। यूपी आ जाइए, बसपा और सपा, 36 का आंकड़ा था, 63 हो गए, दोनों मिलकर चुनाव लड़े। राजनीति में बता देना, नेता लोग वही से कहते हैं दुमुहिया सांप हैं। आयुष त मतलब राजनीति में तो आपो बाणी भैया, तो आपो इतर बानी का नहीं, हम देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम 90%, 95% तनी मनी रहे, लेकिन तनी मनी चले था। वो तो तनी मनी तो रहता ही है। आप जैसे मान लीजिए सफेद कागज पर अगर लिखें तो कहीं ना कहीं कामा, इन्वर्टेड कामा, बड़ी का मात्रा छोटे, कहीं गलती हो सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन हम जो कह दिए उस पर अड़े रहते हैं। फिर कोई कहता कि नहीं बयान बदल दीजिए। मुख्यमंत्री कई बार हमसे कहे कि नहीं आपने बयान गलत दिया, हमको बिल्कुल सही दिया हूँ, नहीं बदलूंगा। दो मुहैया सांप वाला बयान कैसन बा? सही है, अपनों खाते बिल्कुल। हम अगर कोई बयान देंगे तो उस पर डटे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी दो मुहैया सांप है, ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक और लास्ट कमेंट जो बचा, एक और लास्ट सवाल बचा हुआ है। आइए प्रिंस, तो प्रिंस आप भी अब जल्दी जल्दी सवाल अपने कर लीजिएगा जी। सर मेरा सवाल ये था कि 2 सवाल थे। पहला सवाल मैनपुरी उपचुनाव को लेकर था कि आप लगातार विधानसभा चुनाव होने के बाद लगातार अखिलेश यादव पर आरोप लगाते रहे कि जो साग के पाल प्रजापति हैं उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने रघुराज साग को प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या आपकी जो दूरियां थी अखिलेश यादव से, जो गुस्सा था उनके लिए, तो दूर कर दिया है क्या बीजेपी ने? नहीं, देखिए, बीजेपी परिपक्व उनके यहाँ नेता हैं और अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं। मैं भी कहता हूँ और शिवपाल यादव जी भी कहे हैं अपरिपक्व नेता हैं। क्या वजह है कि जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन होगा तब भी यादव लड़ेगा, मैनपुरी का बाई इलेक्शन होगा तब भी यादव लड़ेगा। वहाँ का कश्यप क्या करेगा, पाल क्या करेगा, प्रजापति क्या करेगा, साक क्या करेगा, सैनी क्या करेगा, कुशवाहा क्या करेगा, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार क्या करेगा, खाली वोटवे दे ही हैं। इस नाते हम बार बार यही कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको हक दो, हिस्सा दो। वो दिए होते तो सरकार होती, मुख्यमंत्री होते अखिलेश। इन्होंने ना तो कश्यप को पूछा, न पाल को, न साक को, न सैनी को, न बंजारा को, बहेलिया को, खंघार को, आरक को, और न जाट को, न गुजर को, जितना हिस्सा। तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने उतार तो दिया साकी को। अरे बीजेपी अपन दाव लगोले बा कि हमार नाराजगी दूर कैले बा। सर दूसरा सवाल था, आपने हाल ही में एक नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें आपने एक मीडिया जगत के लिए एक बड़ी खबर दी थी कि जितना भी समाजवादी पार्टी का पूर्व वर्तमान विधायक या सांसद है अखिलेश यादव सबको झोंक दिया है प्रचार के लिए मैनपुरी में। और दूसरी तरफ क्या है कि जो परिवार का पूरा कुनबा वो भी प्रचार में लगा है। तो क्या अखिलेश यादव अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं? वो अपन इज्जत बचावत हूँ, सही बता रहा हूँ। क्योंकि डिम्पल यादव जी की हार, अखिलेश जी की हार, समाजवादी पार्टी की हार, इस नाते पूरे प्रदेश के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सारे पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता सब मैनपुरी में लगे हुए हैं। और पहली बार यही बतिया हम कहते थे कि एसी से निकल के तई चलवो, तो जब पत्नी चुनाव लड़ी हैं तब एसी छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, 10-10 बजे राती लेके भैया दे दे। धन्यवाद सर। तो जैसे कि अभी तक हमने बात की, मार हमने का देश का बात कह ली जा, प्रदेश का बात कह ली जा, लेकिन अब हमने का भोजपुरी में अपने विधानसभा जहूराबाद का बात कल जाए। आप विधायक हैं वहाँ से, हम वहाँ का रहे वाला हैं, हमारे गांव घर कुल वहाँ में बा। तो जहूराबाद में विकास का अगर बात कल जाए, जैसे इससे पहले आप हमार मंत्री रहनी तो उत्तर प्रदेश में जौन जौन काम कैला, विकास कैला, उस बारे में आप पूरा बतैली। तब जहूराबाद विधानसभा के बारे में अगर हमने का विकास के बारे में पूछल जाए तो का विकास भइल बा? देखिए, अभी ज्वलंत सड़क के मरम्मत के लिए काम पूरे जिले में आया, पूरे प्रदेश में गया है। जितना गाजीपुर के 6 विधानसभा में काम गया है मरम्मत का, उतना अकेले जहूराबाद में गया है। अच्छा ये बताया, जहूराबाद में सड़क का बात कहली आप, हमारी गांव से जौन बा लिंक रोड बा, जो उनके सलामतपुर से सिद्धागर घाट ले जोड़ेला, उस सड़क जौन बा जब से हम हेत्ती मुख रही आज इतना ही वो गड्ढा का गड्ढे बा, वो अब ले बनबे ना कैलू। चौड़ीकरण में वो सैंक्शन हो गया, टेंडर जल्दी होने वाला है। गड्ढा भर जाए बेरी, टेंडर हुआ है, चौड़ीकरण होगा, पूरा लेपन होगा, ठीक होगी इस बार। तो जहूराबाद का जनता, आपका पूरा सवाल रहे, हम सवाल पूछ ले विधायक जी से, विधायक जी कहते हो कि ना ही
जौन बा पास हो गई बा, अब सीधे चौड़ीकरण हुई और जितना गड्ढा रहे कुल गड्ढा खत्म हो जाए। एमे एगो और सवाल बा, अंसारी परिवार कर हमने बात कल जाए अंसारी परिवार का, तो का मतलब पहले जिस तरह हमार मुख्तार अंसारी का जो लड़का हूँ बड़का लिखा हुआ उनके बारे में केस भइल, उनके पीछे पुलिस गई, लेकिन राजभर उनके साथ रखे में फ़ायदा बा कि का मतलब अंसारी परिवार का सपोर्ट मिला था का उनके रखे में? अब तो आरएसएस के मोहन भागवत जी भी कदम DNA एक बा तो हाँ मतलब लुकाइल ना का बीच में कहीं? अब कब का के नेता बता दिए ना, कौन नेता कब क्या बोलेगा कोई ठीक नहीं है। अब जैसे हम जो अध्ययन कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा से मुस्लिम आबादी जो 20% वोटर है उस आबादी को अपने साथ जोड़ने की कवायद तिरंगा यात्रा से शुरू हुई। उसके पहले भी अभियान चला, 3 तलाक जो खेल हो रहा है, जो बयानबाजी होती है, योजनाएं जो बनती हैं, वो सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। तो ना अंसारी बुरा है, ना खान बुरा है, ना पठान बुरा है, ना ब्राह्मण बुरा है, ना राजपूत बुरा है, ना यादव पटेल बुरा है, ना धोबी धरकार पासी बुरा है, ना जाट गुजर बुरा है, कोई बुरा नहीं है। अब्बास के जब साथे रहला समाजवादी पार्टी के साथे आपका पार्टी रहे, तो पहले अब्बास के अखिलेश समाजवादी पार्टी की टिकट से काहे ना लड़ना, मतलब सुबह सपा से काहे लड़ना हो? अखिलेश यादव जी ने हमको धोखा देने की, भोजपुरी में वो हमें धोखा देवे बदे तैयारी कैलन, जौने का नतीजा ये मिलल कि 12 प्रत्याशी हमके दिहलन और 12 प्रत्याशी सिंबल हमार, वही में जगदीश राय बयालसी, वही में अब्बास अंसारी, वही में महेंद्र चौहान रसड़ा, वही में आपके सलेमपुर, उसी में धनघटा, उसी में महदेवा, इस तरह 12 सीटें जो जौन हमके वो दिहलन, वो अपन प्रत्याशी, उसके पीछे उनकर ही सोच रहल कि हमार सरकार आवत हो, ओम प्रकाश राजभर के ज़्यादा MLA जीत जइहन तो ये हमारे सरदर्द बनल नहीं हन, तो हम ऐसा न डमी कैंडिडेट दे दें कि जीतबे न करें सा हारी जाए। तो अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी खातिर डमी कैंडिडेट रहा, अखिलेश के यह समझ में आवत रहा कहा कि वो सीट तो मतलब मुख्तार अंसारी का सीट रहे, मार उनका प्रभाव रहे वो सीट पर। कैसे प्रभाव रहा? हमरो प्रत्याशी लड़ल रहल ऊपर मालूम बा ना, और 6,000 से हारल रहल हैं, मुख्तार के खिलाफ 6,000 से, और वो समय खाली भजपैया से कायदे से रहल होता ना तो हरवाई दिले हुई, सब भजपाई तो मुख्तार के वोट देते रहला वो समय। एगो ऐसे ई मैसेज ना गई कि भैया माफिया शब्द जौन बा जौन समाजवादी पार्टी के साथ जौन बा लागत रहे, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चला के देखा कह दें, लेकिन आई सुबह सपा से हम टिकट देब उनके, तो का मतलब एक तरह से सुबह सपा के यहाँ टारगेट कल जाता कि माफिया शब्द के साथ जो है अब सुबह सपा जुड़ गया? कौन पार्टी है जौने के पार्टी में जौन माफिया गुंडा अपराधी ना हो? एक पार्टी का नाम बताइए। योगी जी तमार कहे ना, अरे का कहिए 80-80, 70-70, 60-60, 100-100 मुकदमा वाले सांसद हैं, विधायक हैं। के अरे दर्जन भर तो बयान वही में जब सूची निकाल के देखिए, ऊपर से बताए तने डिप्टी CM है डिप्टी CMO के खिलाफ मुकदमा कुल रहल। कौन डिप्टी CM? अरे केसों को नहीं बनाया सामने आल, सब ही के सामने आवा था, सब ने उमर कोई दूध को धोवल नहीं बा। अरे हमके मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ नहीं मुकदमा रहल, इहो अपन जब मुख्यमंत्री बनने तब न वापस कैलन है, तो सब वही में बा, कोई अलग नहीं है। मार बीजेपी मंच पर कहत रहला, योगी जी कहला, ओकरे बाद अमित शाह चाहे जेहू बीजेपी का बड़का नेता आ जाए वो मंच से कहला कि नहीं वहाँ माफिया गुंडा सब खत्म हो गई, सब चल गए। कहाँ चल गए? कहाँ गई? योगी जी कहला कहाँ गई? अब बीजेपी कहले कि नहीं जेल में भेज देली। ना देखिए, बीजेपी ऐसा वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलावाला और उधर से निकाली एकदम क्लीन, लख 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 लख, माफिया जाला एकदम क्लीन होके बाहर आ जाला एकदम के बाहर आयल भाई से। अब जैसे एक बार हमने देखा था, सुना भी था कि बंगाल का जो एक चिटफंड कंपनी वाला, उसके खिलाफ बीजेपी ने ही आंदोलन किया था, लेकिन जब ये वॉशिंग मशीन में हिलल इधर से और उधर निकलल तो क्लीन है ना, तो ऐसा ही इसी तरह उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से हिला के उधर खड़ा कर देते सही। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव खेल कर देना कुछ नहीं, जो अब्बास अंसारी के साथ जोड़ के कुछ नहीं। देखिए, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके बैरी जग सारा। वाह। तो जहाँ जब पुलिस खोजत रहे अब्बास अंसारी के, तो आपके पता रहे कि अब्बास अंसारी कहाँ हुआ? ना, हमको पता नहीं था। आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि अगर मेरी आवाज़ चैनल के माध्यम से अब्बास अंसारी
विधायक सुनाई दे रही हो तो आप कानून का, संविधान का पालन करो और हाजिर हो जाओ। सुनाई दिया, हाजिर हो गया खट से। चलिए, तो ये तो उनकी बात रही, लेकिन अगर हम बात करें सुबह सपा की, तो अंसारी परिवार के साथ रहकर इस बार चुनाव में सुबह सपा को कितना फायदा हुआ वहाँ पर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़? देखिए, हम जहाँ से लड़ते हैं, हम बीजेपी के साथ लड़े तब भी अंसारी परिवार ने हमको 10-12 हज़ार वोट दिलवाया। बूथ गिनवा देंगे, चाहे महीन से शुरू कर लीजिए, उस बार भी हमको 3200 वोट मिला था महीन में, और इस बार भी हमको 3200 वोट मिला। मौरा गांव टोटल मुसलमानों का है, 1103 वोट पोल हुआ था, 1 वोट मिला था सादा फातिमा को और 1102 वोट हम ही को मिला था। बीजेपी में जब मैं था तो जब बीजेपी के साथ था तब भी वोट मिला, और इधर सपा के साथ से तब भी मिला। मतलब अंसारी परिवार सपोर्ट कर रहा है। इधर आज उधर तो सब पार्टी है, भाजपा वाले जाके माथा टेकते हैं, सपो वाले, बसपो वाले। लेकिन आशीर्वाद तो आपे के मिलेला। बताओ, विधानसभा चुनाव में जे हमऊ यहाँ खड़ा होकर कहत रहे, लेकिन नहीं, ये बेरी बुझाता हमके तनी संकोच बा कि ओम प्रकाश राजभर जी और कालीचरण राजभर सदा फातिमा के सामने ना लौट पाइए, ना मतलब उतना हो पाई। लेकिन जब वोट का आंकड़ा देखले हमऊ तो हमऊ हैरान हो गए कि ओम प्रकाश राजभर इतना डिफरेंस है कालीचरण राजभर सदा फातिमा के पीछे कर देना। तो एक मतलब अंसारी परिवार का सपोर्ट रहे। देखिए, अंसारी परिवार का सपोर्ट रहा, उसके साथ साथ बीजेपी और बसपा दोनों मिल के कैंडिडेट ले गए। उसी दिन मैंने आपके भी चैनल पे, सभी चैनलों पर कहा कि जितना वोट बसपा पाई उतना वोट से हम जीतब। अब भाई लिए, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं ना, किस बूथ पर हमको कितना वोट मिलेगा, कौन घर का वोट हमको नहीं मिलेगा। एक एक वोट हम भले बाहर रहते थे, लेकिन परमानेंट अगर वहाँ कोई मर गया, किसी जाति का हो, गरीब है, तो उसके यहाँ 2000 रुपया हम पहुँचवा देते हैं। अगर कोई शादी है तब भी 2000, अगर बहुत गरीब है तो 5000 10,000 रुपया उसके यहाँ भिजवा देते हैं कि तुम भैया कर लो। अगर थाने के मामला है तो थाने पर गरीब के खिलाफ अगर दरोगा नहीं सुनेगा तो थाने पर धरना देने के लिए राजभर तैयार। दरोगा का बात करे थे, गाजीपुर में रहनी आपके एक गांव में जौन बा आपके कार्यकर्ता के आप लोगन के जौन बा खदेड़ दिल गए है, और वहाँ एसपी साहब कहत रहना, मार पता ना कौन कहानी बना उतरना, ये यूपी तक का वीडियो रहे जौन आप दिखैली विधानसभा में। हमको याद नहीं आ रहा है। अरे वो इतना चर्चित मामला रहे जहाँ रहला एगो घरे गई लला, वहाँ आप कार्यकर्ता लोग खड़ा रहे, तब ले एगो आदमी आ गए, लोग साइकिल पता ना लड़ाई झगड़ा भइल, ओकरे बाद मार वहाँ से खदेड़ल गई। एसपी साहब कहला कि नहीं, गलती यहाँ से रहे, इतना बढ़ियार नेता हूँ, अपने ना समझा सकत रहना, कि कुल बात भइल है। आप विधानसभा में मुद्दा के चर्चा उठैली। वो मामला था वो, देखिए सच्चाई हमको याद आ गई। हम लोग एक किसी के दरवाजे पर गए, हम बैठे थे, उस समय 10-12 गाड़ी साथ में थी, हम लोग बैठे थे। इधर से कोई लड़का मोटरसाइकिल से आगे गया, उधर से कोई मोटरसाइकिल वाला आया, क्योंकि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी, इधर से ही जा रहा था, उधर जगह नहीं, तो वो भी बाईपास लेके आया, पास लेके दोनों भीड़ गए, और दोनों भीड़ के उतर के दोनों अपने मारी मारा करने लगे। तो वहाँ जो गाड़ी में ड्राइवर था वो बचाने के लिए गया, तो वो जो गाँव का जो व्यक्ति था तो वो सोचा कि ये हमें मारत हुआ सर। अब जो मारत हुआ तो वो सब वहाँ से लाठी डंडा लेके गाली गुप्ता देते, हमारे लगे आगे। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, जबकि जहाँ घटना हुई थी वहाँ से कम हमको अंदाजे कि 100 मीटर से ज़्यादा दूरी रही होगी। बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, गलती हम लोगों की है, जो घटना किए। बाद में कप्तान साहब का ट्रांसफर हो गया, वो तो आज देखिए ऐसी नहीं, हम नहीं, ये पोस्ट ऐसी है ना, वो आते जाते रहते हैं उससे। आप विधानसभा में मुद्दा के उठैली, अखिलेशो यादव कहना है मुद्दा पर कि बतावा गाजीपुर में हमारे विधायक सेफ नहीं के, कहीं ना कहीं है। जब सही बात है, जो सच है उसको हम कहते हैं, और सच के सिवा तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। चला, यहाँ हमारा सवाल इतने रहे, अब हम सीधे जो है रजत के पास चलते। रजत अपने सवालों के साथ एंड करें। जी, अब राजभर जी लंबा खिंच गया, लेकिन अब अंत करेंगे। लेकिन कुछ चर्चित सवाल जिस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं, एक तो सोहेल देव को लेकर बड़ी चर्चा रहती है आपकी। गाजी के खिलाफ सोहेल देव ने लड़ाई लड़ी। जिस गाजी की बात ओवैसी करते हैं और जो सोहेल देव की बात राजभर जी कहते हैं, दोनों साथ दिखे। क्या है ये? बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, विरोधाभास दिखता है इस राजनीति में। नहीं, देखिए, लड़ाई वो दौर एक और था जब सोहेल देव जी और गाजी की लड़ाई हुई, क्योंकि उस लड़ाई के पीछे जो विदेशी ताकतें थी वो भारत को गुलाम बनाना चाहती थी। उस लड़ाई को महाराजा सोहेल देव जी ने लड़ करके जीता और तमाम विदेशी आक्रमणकारियों को नेस्त नाबूद किया।
तो हम तो वीरता की गाथा गाते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया, 176 साल लगातार किसी देश की हिम्मत नहीं पड़ी कोई भारत पे आंख दिखा दे। ये युद्ध महाराजा सुहेलदेव जी ने जो जीता था, तो हम तो उनकी गाथा बराबर गाते हैं। और सुहेलदेव जी एक ऐसे वीर योद्धा भारत में थे कि जिनकी वीर गाथा को कोई देश का नेता भुला नहीं सकता। पाताल में गड़े थे, निकाल के ले आया धरातल पे, प्रधानमंत्रियों जी को कबूल करना पड़ा। देश के सारे नेता को मजबूर कर दिया कि नहीं, सुहेलदेव जी की वीर गाथा को आपको बताना पड़ेगा। आज आप भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी लैला मजनू वाली बात आने लगती है फिर। नहीं, लैला मजनू की नहीं। देखिए, राजनीति में हमने देखा, कांसीराम जी आए तो कांसीराम जी के ऊपर ये कि ये 15 को बाहर निकालना चाहते, तमाम बहन अपनी वोट को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, एक फार्मूला लेकर के नेता आता है। वो फार्मूला लेके आए, कांसीराम जी उनके साथ जुड़ गए। मुलायम सिंह जी एक फार्मूला लेके आए, उनके साथ जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी एक फार्मूला लेके रही, उसके साथ लोग रहे। भारतीय जनता पार्टी एक फार्मूला लेके आई, लोग उस फार्मूले के साथ हैं। तो ये वोट जुटाने का एक अपना तरीका है। अच्छा, जिस सुहेलदेव को लेकर राजनीति ओम प्रकाश राजभर ने की, आज बीजेपी उसके प्रचार कर रही है। सुहेलदेव की मूर्ति लगाना हो, उनके नाम पे चौराहा बनाना हो, चाहे एक नेता भी हैं जिनको बीजेपी उतारती है और वो आरोप लगाते हैं, मंत्री हैं बनारस से ही हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लोडर हैं। देखिए, सच तो ये है कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सवाल है ना। वो भारतीय जनता पार्टी में लोडर हो सकते हैं, लेकिन हम लोडर नहीं हो सकते। हम लीडर हैं अपनी पार्टी के, वो लोडर हैं। और कई दलों से भटकते भटकते सपा में राज्य मंत्री थे, याद होगा आपको। धरती पर नहीं है अमर सिंह जी, उनके साथ गए, वो भी नहीं है धरती पर। कांग्रेस में गए, तब लौट के आए बीजेपी में। तो जहां मजदूरी तगड़ा मिले तो वहीं ना आदमी टिकी ही। नहीं, और जो बीजेपी सुहेलदेव को लेकर काम करे, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके समाज में जो आपका वोटर है, जो कोर वोटर है, जिसकी वजह से राजभर को चुनाव के समय याद किया जाता है, आप जिससे चाहते हैं उससे गठबंधन कर लेते हैं, हर जगह तरह उस पर चोट करने की कोशिश कर रही बीजेपी? देखिए, बीजेपी सब कुछ करके थक गई। बीजेपी प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम कराया, बहराइच में सुहेलदेव जी की मूर्ति का अनावरण भी कराया, उसके बाद भी वोट नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा बनाया कि ओम प्रकाश राजभर को कमज़ोर कर दो, सांसद बनाया, नहीं कर पाई, मंत्री बनाया, नहीं कर पाई। उसका रिजल्ट जान लीजिए। अंबेडकर नगर में खाता नहीं खोलने दिया बीजेपी का सपा के साथ, आजमगढ़ में नहीं खोलने दिया, गाजीपुर में नहीं खोलने दिया, बलिया में हमारे एक मित्र लड़ रहे थे, इसनाते खाता खोल गया, नहीं खोलने देता। मऊ में 4 में अखिलेश की वजह से गड़बड़ी से 1 सीट हम हार गए, नहीं तो 3 हम जीते। हम कहाँ कमज़ोर हैं? बस्ती में 5 में 4 जीते। हम जहाँ हारे भी हैं पूर्वांचल में, वहाँ ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत दिखाई। और इस बात को समझ लीजिए कि करीब 56 सीटें बीजेपी हारी। जब बीजेपी के साथ था तो 56, 325 जीते, हम हट गए। इन सबके बाद भी अमित शाह से बात चल रही है, कहा जाता है फोन पे बात हुई, जैसे मायावती से। बात तो देखिए हम सब नेता से करते हैं, हमारी वार्ता सबसे होती है। राजनीति में चाहे जो जितना किसी को खिलाफ बोल ले, और जिसको समझ में आता है कि इनसे लाभ है तो चढ़ से कहीं आवा बैठ के चाय पी ले जाए। यही योगी जी के साथ भी हुआ, कहे गढ़ मंदिर जाएंगे, अब बातचीत हो रही है। देखिए, चुनाव के समय ऐसे ऐसे तीर कमान में रहते हैं कि उसको छोड़ेंगे तो बहुत घाव लगता है। जब चुनाव बीत जाता है ना तो घाव कैसे भर जाता है? वो खत्म हो जाता है घाव। चुनाव में जब सरकार बन गई नहीं बनी, सब 15 दिन में सही हो जाते हैं। अच्छा, मोदी जी योगी जी की बात होती है, अब रैपिड राउंड समझते हैं, फटाफट सवाल फटाफट जवाब। आखिर है ये कि योगी और मोदी में आपको अगर चुनना तो किसे चुनेंगे ज़्यादा बेहतर? नहीं, दोनों अपने अपने जगह ठीक है। फिर भी यूपी के लिए तो ये ठीक है बीजेपी को, और देश के लिए वो ठीक है बीजेपी के लिए। जयंत और अखिलेश में कौन अच्छा नेता है? दोनों अपरिपक्व नेता हैं। जयंत तो उधर बड़ी कोशिश कर रहा है। नहीं, कोशिश नहीं, अपरिपक्व नेता हैं दोनों। और मायावती और विरासत, देखिए विरासत में
ये समझ लीजिए कि गौवा में अगर कोनो नवासा पा गेलन तो पूरा गौवा के नहीं रह देवल चाह ना, तो ये नवासा वाले जौन हैं ये कोनो ठीक नहीं है। और चंद्रशेखर और मायावती में क्या लग रहा है? कि मायावती जी 4 बार सीएम रही हैं, अभी रावण जमा पैदा हुए हैं, अभी तो थोड़ा मेहनत करें तब ना। आपके साथ तो थे, नहीं हमारे साथ तो बहुत लोग साथ हैं, तो इस बार भी आएंगे? अब टाइम आएगा तो फिर बतियाएंगे, अब वहीं तो नहीं बतियाते हैं। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी, ये बड़ा सवाल जवाब हो गया। अब एक बात आपको कहनी इस कैमरे में देख के कि यूपी तक को सब्सक्राइब कीजिए। अपने लोगों से बीजेपी को सरकार दिला दिए, अखिलेश को बड़का नेता बना दिए, तो यूपी तक को सब्सक्राइब के लिए बोलेंगे तो लोग करेंगे ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से और समर्थकों से कहूँगा कि यूपी तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए जो बातें इस स्टूडियो में चर्चा हुई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जब तक आप पहुँचाओगे नहीं तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और तकनीकी शिक्षा जैसे मुद्दे जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग ताकतवर नहीं होंगे। बिल्कुल, तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने सारे मुद्दों पर बात रखी अपनी। और साथ ही साथ एक बात और कि जो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अभी चल रहा है वो सब 2024 की तैयारी है। और अगर 2024 में किसी की दाल गलेगी, खासकर पूर्वांचल में, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।